पेज नंबर 300 निकाल दो, पेज 300। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स का बात है। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं सर? क्वेश्चन स्टार्ट करें सर। रिक्वायरमेंट होने से इसके prepare the consolidated statement of financial position of Ping Company at 30th June 2018. The page number is 300 sir. The draft statement of financial position of Ping and Pong on 30th June 18 were as follows. Property, plant and equipment, 20,000 ordinary shares in Pong at cost. Current assets, inventories owed by Ping Grub, बता दें receivable or payable? Receivable from इसका किससे receivable? Receivable from Ping ही है ना? किसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा है? हो जाने दें, ये तो बता दें, 10,000 ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, owed to Pong, payable to कोई नहीं, चाइनीज क्वेश्चन है यार, क्या पेएबल रिसीवेबल आइडेंटिफाइड है सर, सर्कल लगा लेते हैं, रिकंसाइल्ड है, ट्रेड पेएबल्स. Ping Company acquired its investment in Pong on 1st July 17. Acquisition during the year? Yes, sir. Start of the year? Yes. During the year ही कराएगी पिछले साल से. When the retained earnings stood at 6,000, 28,000 का ब्रेकअप करवा दो. 6,020, 2,000 pre-post. Agreed consideration was 30,000 cash and a further 10,000 on 1st July 2019, which is not recorded by Ping. ऊपर बैलेंस शीट देखा था, 30,000 रिकॉर्ड हुआ. Yes, sir. वो सही रिकॉर्ड हुआ सर, Yes, sir. लेकिन बाकी जो 10,000 देना, ये कब देना? एक साल बाद, 2 साल बाद ना करें सर, खुदा का नाम है, एक्विजिशन डेट पे डिसाइड करना है सर. 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन इससे अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया. रजिस्टर करो, बैलेंस शीट बनानी, इधर स्पेस छोड़ के वर्किंग शुरू करो. तो जो कल बीच में बातें ही थी वो जरा फाइनल हो जाए जी. How much is the deferred consideration? 10,000. 10,000, 7% cost of capital दिया हुआ है. Formula 1 plus 0.07 minus 2
आंसर 8734 डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट ठीक है सर लेकिन साथ ही इस तरह किया करें साथ ही बैलेंस शीट डेट में बनाना 30th जून 18 एक साल गुजर गया Yes, sir. तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट याद रख लिया करें साथ में क्या होती है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट का इफेक्ट कैसे 8734 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे डिसाइड कर लें इनटू 7% 612 देखने क्या डबल वन रिक्वायरमेंट देख के फाइनल एंट्री पर एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट लेकिन रिक्वायरमेंट देख के मेरी मुराद थी एक्सपेंस सीआरई में डेबिट ठीक है सर डेफिनेटली कौन सा एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट लेकिन अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो फिर सीआरई ठीक है सर तो एक्विजिशन डेट भी एंट्री करके फिर अगर बैलेंस शीट डेट तक फर्दर टाइम गुजर गया तो साथ में टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट भी कंसीडर कर चलो Pong has an internally generated brand name which was valued at 5,000 at the date of acquisition. It has indefinite useful life. जी सर कैरिंग अमाउंट बता दो वाई पेयर वैल्यू के डबल एंट्री बता दो ब्रांड डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ की सिग्निफिकेंस बता दो Organization. ठीक है सर There has been no change next line in the share capital or evaluation surplus of Pong means subsidiary since that date. Evaluation surplus ढूंढने subsidiary सारा प्री है पोस्ट है फाइनल करें सर इस बस वाई कब से लेके चेंज नहीं आ रहा तो कब तभी से आ रहा है एक्विजिशन डेट पे क्या था अभी भी क्या है कब से कब तक चेंज नहीं आया सारा प्री वंस ठीक है सर लास्ट लाइन सर difference between current accounts was due to cash in transit इसका क्या करें 10,000 और 8,000 को काटते हैं 2,000 कहाँ बच रहा है सर कैश इन ट्रांजिट तो 10 और 8 कट के सिर्फ 2,000 कैश इन ट्रांजिट फाइनली रह जाएगा ठीक है ठीक है There was no impairment of goodwill. It is a group policy to value NC at fair value, full fair value, और acquisition date पे fair value given. चले बस 5 मिनट एंट्रीज रखना सामने एडजस्टमेंट करवा सिर्फ बेनिफिट बना रहे हैं वर्किंग शुरू होता है जी पेरेंट हैज
80% कैलकुलेट करने कैसे बनाया? 20,000 डिवाइड बाय 25,000 क्यों कर दिए? ₹1 का शेयर है, कितने में से कितने शेयर? कितने में से कितने शेयर? 20,000 डिवाइड बाय 25,000, ठीक है, 80-20 शेयर है। Share capital was 25. Revaluation surplus was 5,000. आएगा revaluation surplus? Already recorded है सर, जो already recorded है वो बस प्री पोस्ट में डिवाइड होगा, तो इस केस में सारा प्री है। Retained earnings, retained earnings 6,000, यहाँ तक हो गया 36,000। Any fair value adjustment जो हमने की हो? Brand revaluation 5,000। Yes. 41,000 डिस्ट्रीब्यूट करना, 32,800, 8200। फुल गुडविल मेथड एक टोटल कॉलम रखते हैं। जी सर, आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जरा फाइनल सोचो। 30,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और 8734 आपने रिकॉर्ड किए। ये सर 38,734। फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एनसी सर, फेयर वैल्यू ऑफ एनसी फुल गुडविल मेथड डन। राइट टाइम पे चीजें याद आनी चाहिए सर। टोटल गुडविल 5934 800 जी 6734। Yes, sir. तो असल में 41,000 है टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। उसका फिर जब कंपैरिजन हुआ तो रिस्पेक्टिव गुडविल आ गई। आगे सर, आगे कुछ वर्किंग करेंगे सर। नेक्स्ट वर्किंग करेंगे सर। कहाँ से कहाँ तक? एक्विजिशन तो ड्यूरिंग द ईयर है, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो सही, लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट बनाता है। तो इस साल में भी जो चेंज आया उसने भी सीआरई और एनसी में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो सिंस एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ये शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल और सरप्लस में तो कब से कब तक तो चेंज नहीं आया। रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना चेंज आया? 28,000 माइनस 6,000, 22,000 में 80% शेयर बना 17,600 and 40। जिन्होंने कर लिया शुरू कर लिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी सर, वर्किंग नोट कर लिया जाना स्टूडेंट्स। जी सर, ग्रुप का नाम पिंग ग्रुप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। As on 30th June 2018, खुद से करने से मैं भी कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट नहीं करती। ठीक है सर, देखते रहे। इन्वेस्टमेंट की गुडविल आ गई, ब्रांड की जगह ब्रांड आ गई।
ये सारी इक्विटी तो इकट्ठे हो रहे। वैल्यूएशन सरप्लस आएगा, ये तो कट नहीं जाता। तो सब्सिडी का शेयर भी तो आएगा, 5,000 में से शेयर भी तो आएगा। वो कब आना था? अगर कोई पोस्ट एक्विजिशन होता तो वो कहां से मिलता फिर आपको? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में कहां से मिलता? सिंस एक्विजिशन वाली वर्किंग में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद सरप्लस भी मिलता, वहां क्यों नहीं मिल रहा? सारा ही क्या था जो किस दिन कट गया? एक्विजिशन डेट पे कट गया, तो पेरेंट का एज इट इज बच गया। 611 ढूंढ लीजिएगा कंडी, 611 अनवाइंडिंग का फैक्ट। ये ठीक है नहीं प्लीज? इक्विटी तक आ गया था। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 9,000 प्लस 44 फुल गुडविल मेथड से 13,400 टोटल हो गया 113,8 में। एक जरा डिसीजन लेना है, जरा यहाँ तक इकट्ठे होगा। एक डेफर्ड कंसिडरेशन वाला पेबल है, वो जरा डिसीजन ले, क्वेश्चन देख के सही तरह। 30 जून 18 पे खड़े हैं आप, करंट लायबिलिटी में लिखे हैं नॉन करंट में? ये पैसा इतना मुश्किल कैसे हो सकता है सर? 30 जून 18 पे खड़े हैं, कब देने पैसे? फर्स्ट जुलाई 9 एक साल बाद देने हैं या विद इन 1 ईयर देने हैं? एक साल बाद की एक डेट आ रही है, नेक्स्ट ईयर एंड कब खत्म होगा? 30 जून 19 करंट नॉन करंट, लेकिन कितना कैसे? डेफर्ड कंसिडरेशन नॉन करंट समझ आ गया कैसे? 8734 बस प्लस 612 भी प्लस 611 भी, इकट्ठे ही जाने पैसे, इकट्ठे जाने। कब जाने? आफ्टर 1 ईयर या विद इन 1 ईयर? तो नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी, कौन सा बनेगा? 9345। इसका वो करंट पोर्शन नहीं होगा? करंट पोर्शन तो नहीं होगा? नहीं ये बात नहीं है, पे नहीं किया। करंट पोर्शन कब होता? अगर कुछ पैसे अगले साल देने होते और कुछ उसके बाद देने, क्या सारा पेबल इकट्ठा ही है आफ्टर 1 ईयर? करंट लायबिलिटीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जैसे हो गया वो सारे गुजर गया बस साल। कम ऑन यार, क्या करेगा? इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी में तब होता है जब इसने पे नेक्स्ट ईयर होना।
टाइमली बेसिस पे ड्यू हो रहा और सर जी टाइमली बेसिस पे ड्यू हो गया है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है, पे कब होना के बाद, तो इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट आपको हमेशा करंट लायबिलिटीज में क्यों नजर आता था? इसलिए नहीं कि वो ड्यू हो गया, ड्यू तो हो गया इसलिए तो रिकॉर्ड हुआ। नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर पे होना तो करंट लायबिलिटी नॉर्मली शायद ऐसे ही है, लेकिन ये इकट्ठे ही पे होंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट है, इकट्ठी ही पे होंगे ऑन 1 जुलाई 2019। लीज ध्यान में लाएं, लीज 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 क्या कुछ करंट पोर्शन भी होता था? क्या मतलब होता है उसका? तो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाना है, अब यहाँ इंस्टॉलमेंट से पैसे नहीं जाने, लमसम पेमेंट आफ्टर 2 इयर्स, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद आफ्टर मोर देन 1 ईयर, ये लमसम है वो इंस्टॉलमेंट। और अगर इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर पे होना हो, यकीनन करंट लायबिलिटी। टाइम इसका गुजर गया हुआ है। एक और चीज देखें जरा, फंसे हुए लग रहा है, ये 2 सालों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा इसमें, जरा देखें सवाल, कितनी टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट कितनी है? 10,000। बैलेंस शीट में कितनी नजर आ रही है? क्यों? कैलकुलेटर उठा दो, क्या नेक्स्ट ईयर की अनवाइंडिंग होगी? कैसे? 9345 की बेस पे होगी, इसमें तो इंटरेस्ट भी है, तो कंपाउंड होगा। करें जरा मल्टीप्लाई जी, 655 ठीक है, इंटू 7%, तो ये प्लस करें इसमें 9345, तो ये फिलहाल 9345 क्यों है? और अभी आपने वर्किंग की है वो क्या है? वो जो इंटरेस्ट है वो अगले साल का है, वो रिकॉर्ड नहीं किया हमने, वो तो अगले साल ही रिकॉर्ड होगा, फिर वो टोटल लायबिलिटी बन जाएगी, फिर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट इकट्ठा ही होगा। लेकिन इवन एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर 10,000 लायबिलिटीज में होगा 30 जून 19 पे, 30 जून 19 पे लायबिलिटीज में होगा। क्यों होगा? अगले दिन पे होना है, अगले दिन पे होना है, करंट पे होगा नॉन करंट में होगा? देखो सारा ही करंट पे होगा, सारा ही करंट में क्यों? सारा ही नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो ठीक है, इट इज इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है टाइम बेसिस पे, लेकिन पे क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद होना है फिलहाल, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी। अब ठीक, ये करंट लायबिलिटीज फाइनल करें। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, $10,000 plus 7,000 is equal to 17,000। करंट अकाउंट से, बल्कि सॉरी करंट अकाउंट नहीं, ओवर टू पेइंग, पेइंग या पाउंड, तो लिखा हुआ है यार, क्या होगी, कहाँ गया वो? तो यार सिर्फ 8,000 कैंसिल हुआ, बाकी 2,000 किधर गए? टोटल कर ले। ये टोटल बना सर 139,734, 139,734, ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन फाइनली? बाला इस आसान से सवाल का मेरा ख्याल मकसद सिर्फ यही था कि जरा ये डेफर्ड कंसिडरेशन आपके सामने आ जाए। वो क्वेश्चन उठेगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 एक हमारा पेंडिंग चल रहा है, अटेम्प्ट हो गया, वर्किंग कर ली है। ये पेज नंबर करंट बताइएगा, 222 कंप्लीट करके पहुंचते जाएंगे।
जी लिखते नहीं जाते। आंसर लिख लिया सर जो बोर्ड पे नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर इधर आ रहे हैं सर, इधर सीट से तो इधर मैंने कब कहा कि क्यों आया? मैं तो कहता हूँ तब आए जब आना चाहिए, आपका नजर नहीं आ रहा। ये सर पेज नंबर कौन सा सर? पेज नंबर कौन सा सर? पहले एक दो गुजारिश मेरी सुनना, बाकी फिर आपके अगर इश्यूज रह गए तो पढ़ लिया मैं कम से कम। सबसे पहले पर इसमें एक 7 पॉजिटिव लिखा हुआ है इंटर कंपनी करंट अकाउंट और 4 नेगेटिव लिखा हुआ है। इसी का मतलब वो कोई रिसीवेबल पेबल होगा, आमने सामने लिखा हुआ तो शायद एसेट लायबिलिटी के एंगल से। डिफरेंस कितना इनके दरमियान? वो 11 है। क्यों है? क्वेश्चन साइलेंट हो तो यकीनन आप कैसे फाइनल कर देंगे सर? कैश इन ट्रांजिट की स्टोरी क्या के बाद खत्म कर देंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है जिस तरह फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 में आज पढ़ ले, मैं बैठा हुआ गुड्स इन ट्रांजिट से भी बात हो चुकी है आई थिंक हमारी। पेज क्वेश्चन नंबर 14 होने को, क्वेश्चन नंबर 14 वाला पेज, उसके बाद एक छोटी सी डिस्कशन आई थी गुड्स इन ट्रांजिट। The story of the goods in transit is similar to the story of the cash in transit except only goods in transit की पहले तो एंट्री करेंगे आप as an asset, goods in transit debit, payable या receivable whichever is the case credit कर लेंगे सर। लेकिन उसमें नई चीज क्या थी? गुड्स इन ट्रांजिट पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होती है, वो क्यों? ना आराम से सोच के नहीं सर, पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? कैश इन ट्रांजिट भी तो नहीं पहुंचा। गुड्स इन ट्रांजिट जो है किसी एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी की तरफ आ रही होंगी, जिसने बेची होंगी उसने सेल प्राइस पे बेची होंगी, तो इनिशियली गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री आप सेल प्राइस पे कर रहे होंगे, लेकिन फिर जब कंसोलिडेशन करेंगे तो गुड्स इन ट्रांजिट इज आल्सो स्टॉक। सिर्फ फर्क क्या है? वो रस्से में है रादर देन पड़ा हुआ, तो रस्से का भी स्टॉक ग्रुप की कॉस्ट पे होना चाहिए, ठीक है? तो इन एडिशन टू दैट एंट्री आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी करनी है। तो कुछ पता चल जाएगा वैसे कहां से कहां है रस्ते में? मेरे ख्याल दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और से अगर देखा जाए। भैया बताया हुआ? अच्छा बताया वैसे, अगर बताया फिर तो फाइनल हो गया। क्या बताया वैसे? किससे किस तरफ गुड्स जा रही हैं? तो नेगेटिव पॉजिटिव तो बेटा सिर्फ रिसीवेबल और पेबल के एंगल से, तो यहाँ एंट्री फिर बना देंगे, पूरी बोल दो। गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट पेबल टू जीएल, ठीक है? कितने से? 7 से, 4 से, डिफरेंस यानी कंफ्यूजन। अब किससे किस तरफ आ रही है? पेरेंट ने बेची है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सिर्फ 2 फिगर्स फाइंड आउट करनी, 3 फिगर्स निकालनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से एंट्री बोलो प्लीज। 3 डिवाइडेड बाय 120 into 20 इज इक्वल टू 0.5। पेरेंट ने बेची हैं सीआरई डेबिट और गुड्स इन ट्रांजिट ही होगी, स्टॉक बाय द नेम ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बस में अगर सपोज आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो गुड्स इन ट्रांजिट 3 माइनस 0.5 करके आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट में से निकालना। इज इट द स्टॉक ऑफ द बिजनेस? ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के सेकंड पॉइंट के अलावा बता दें कहाँ का मसला। बाकी तो फिगर्स मिल गई सारी। तो 7 था ना क्या? रिसीवेबल है और पेबल है शायद।
तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जी सर। अब आ जाए जरा पॉइंट नंबर 1 के सेकंड पॉइंट पर, और फॉरगेट अबाउट जो आपने आंसर में देखा, पहले जरा वैसे सोच लेना। ये सेंटेंस शुरू से स्टार्ट करें पॉइंट 1, जिसमें ये नीचे 3 पॉइंट्स है। ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द BL's नेट एसेट्स वर इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। तो पहली एंट्री तो होगी लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 एक्विजिशन डेट पे। देन वो कहता है द वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज impaired बाय किसका, किस दिन, सब्सिडरी का एक्विजिशन डेट पे 10 मिलियन से कम हुआ। ऐसे ही कम है ज्यादा, तो हमें बढ़ाना। इम्पेयर्ड हुआ है, रिड्यूस हुआ है, बढ़ गया हुआ। इम्पेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय BL ऑन, ये वाली लाइन असल प्रॉब्लमेटिक है, इसको अंडरलाइन कर, और एक सेकंड अंडरलाइन करके इसको इग्नोर कर दें। 10 मिलियन की एंट्री बता दो, ये भी रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट वर्ड उसने इम्पेयरमेंट लगा दिया, क्या एंट्री हो जाएगी? नहीं सी आ रही, एक्विजिशन डेट की एंट्री, वो आगे जा रहे हैं। एक्विजिशन डेट पे क्या एंट्री होनी है? लॉस डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस वाला कर लेते हैं। ये किस दिन एंट्री कर रहा है? एट एक्विजिशन। द इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट, ये किस दिन हो जाना चाहिए था, और आपने एक्विजिशन डेट पे कर लिया कंसोलिडेशन के एंगल से, तो दिस इज द एंट्री ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है सर। अब इसके एंट्री के इफेक्ट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सोचना पहले। ये 10 जो डेबिट किया हमने, ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी में चला जाएगा, और जब आप इक्विटी की फिगर्स बना रहे होंगे तो उसमें 10 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। तो प्लान की बात एक मिनट बाद में करते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा द इम्पेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय BL। BL मींस सब्सिडरी ने भी ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन कब? बिफोर एक्विजिशन या आफ्टर एक्विजिशन या एट एक्विजिशन? आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, फर्स्ट क्रेव लिखा होता है 1 जुलाई 14। तो व्हाट इज एक्विजिशन डेट? फर्स्ट लाइन। तो अगर ये 1 जुलाई लिखा होता तो फिर आप क्या करते? क्या सब नहीं सर, नहीं रिलैक्स होकर देखें प्लीज। 1 जुलाई लिखा होता तो आप क्या करते? इम्पेयरमेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड बाय BL ऑन 1 जुलाई। अगर इस वक्त ये हो गया होता तो हमें कोई इतराज? क्या हमने भी एक्विजिशन डेट पे ही करना था? तो मेरा नहीं ख्याल हम कुछ करते। देखें दोबारा 1 जुलाई 14, क्या ये एंट्री हो जानी चाहिए थी? तो अगर हो गई है तो हम क्या करते? हम कुछ भी ना करते। क्यों ना करते? हम ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स कब करते हैं? एट एक्विजिशन तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? अगर ना हुई, अगर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स हुई हो, जिस अभी सवाल आपने किया, एक मिनट जरा देखें, ये आप आंसर देखें, अभी सॉल्व किया, क्या इसमें रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई थी? पहले हुई हुई थी सर, सरप्लस आ रहा था। हाँ, हमारे मुताबिक एक और होनी चाहिए थी ब्रांड की, तो वो हमने कर ली। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स हुई हो तो हम वेल एंड गुड ही कहेंगे। उसका मैक्सिमम बस क्या करेंगे हम? उसका क्या किया था हमने? प्री पोस्ट में डिसीजन लेंगे। तो अगर ये एक्विजिशन डेट पे एंट्री हो गई है तो हम इसकी कोई एडजस्टमेंट ना जहन में लाते, क्योंकि हो गई है। क्या हम भी करना चाहते हैं एक्विजिशन डेट पे? और अगर एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी ने एंट्री कर ली है तो हम कुछ भी प्लीज ना करते। सही। प्रॉब्लम सिर्फ क्या हुई है, होनी थी एक्विजिशन डेट पे, हुई है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। होनी कब थी? एक्विजिशन डेट पे,
और हो गई है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंट्री कर ली एट एक्विजिशन। ठीक है सर। अब अगर हमने कर ली एक्विजिशन डेट पे और सब्सिडी ने भी कर ली है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, तो क्या ये एंट्री अब डबल नहीं होगी? डबल कैसे होगी? हमने कर ली है जिस डेट पे होनी चाहिए, एंड दैट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। सब्सिडी ने कर ली थी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, तो अब हमने जब एंट्री कर ली है, सब्सिडी ने भी की हुई है, हम अगर एज इट इज छोड़ दें, बस ये एंट्री करके खत्म कर दें, कुछ और ना करें, तो ये एंट्री अब डबल हो गई। क्या उसकी सेपरेट रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारा हिस्सा है? क्या उस रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर 10 का इफेक्ट है? क्या 10 का इफेक्ट होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन अब होना नहीं चाहिए है। अब किस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? एट एक्विजिशन होना चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में नहीं होना चाहिए। तो क्या फिलहाल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में है? सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में होगा इस 10 का इफेक्ट। तो अगर ये एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट होती तो हम कुछ भी ना करते, लेकिन हम ये एक्विजिशन डेट पे जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको सब्सिडी वाली पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की एडजस्टमेंट रिवर्स करनी पड़ेगी, वरना फिर ये डबल हो जाएगा। किस डेट पे करें? एक्विजिशन डेट पे। और किस पीरियड वाली पे रिवर्स करना? वो क्यों? फिर डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट कैसे हो जाएगा? हमने एक्विजिशन डेट पे कर ली, उसने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पे कर ली, तो हमने सही किया, उसने सही किया। कंसोलिडेशन के एंगल से हमने सही किया, तो कंसोलिडेशन के एंगल से फिर जो उसने किया उसका इफेक्ट अब रिवर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या रिवर्स होना चाहिए? नहीं, ये क्लियर करना, बाकी एंट्री का तो मसला नहीं। हमने किस दिन कर लिया एक्विजिशन, उसने कब किया था? एज इट इज छोड़ दें तो प्रॉब्लम क्या है? डबल कैसे हुआ? एक्विजिशन पे भी हो गई, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में भी हो गई। कौन सी रिवर्स करें? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाली क्यों रिवर्स करें? क्योंकि एक्विजिशन डेट पे होनी चाहिए थी। कैश एंट्री वो रिवर्स करें? रिवर्सल ऑफ एंट्री ऑफ डीएल। एक मिनट बोले एंट्री। ठीक है, क्यूमुलेटेड या प्लान डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट किसका? सब्सिडी का। कौन कौन इफेक्ट होगा? हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट की जगह क्या हो सकता है? CRENC हो सकता है। कितना कितना? 60-40 शेयर। 60-40 है। 9.6 6.4 कहाँ से आ गए? वो तो आंसर में, खुदा का नाम ने 10 में से 60% अगर किया तो 9.6। मैंने बड़ी कोशिश की इस कैलकुलेशन को समझने की। क्या अंधाधुंध वर्किंग्स होंगी सर? 10 का 60% का 9.6 होगा सर? क्या जमाना इतनी तरक्की कर गया सर? क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई? रहने दें यार, उधर जिधर जा रहे हो तो पहले आना है, लेकिन आराम से इधर ही रहे। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री सर? ये 10 कहाँ आएगा? बोर्ड पे देखें, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में गुडविल कैलकुलेशन। अब ये 6 और 4 का क्या होगा? CRE और NC की एडजस्टमेंट। ठीक है, एक आखिरी चीज जहन में आनी चाहिए, फर्स्ट एंट्री दोबारा देखें। अगर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट आप करेंगे तो क्या प्लांट की फिर डेप्रिसिएशन का डिसीजन नहीं लेंगे? प्लांट हमने कम किया है एक्विजिशन डेट पे, तो क्या फिर हम डेप्रिसिएशन की रिवर्सल नहीं करेंगे? क्या ये एंट्री हमने की है? सर जी हमने की है सर, ऊपर वाली हमने की है सर। क्या ऊपर वाली एंट्री हमने की है? क्या हम एसेट कम नहीं कर रहे? तो फिर डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं करेंगे? नहीं, पहले एक मिनट, करेंगे करेंगे, क्यों नहीं यहाँ करेंगे? वो गलत इशू। अगर आप एसेट बढ़ाएंगे तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते? प्लांट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं। और अगर एसेट कम कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन रिवर्स भी करेंगे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करेंगे?
सिर्फ नहीं एक दिन, पता नहीं एक कहना चाहिए 2 दिन का फर्क है, वो तो एडजस्टमेंट हो सकती है। असल में हुआ ये है कि सब्सिडी ने भी एंट्री कर ली है, हाँ डेफिनेटली 1 दिन का गैप है, लेकिन अगर सब्सिडी ने एसेट कम कर ली है अपनी बुक्स में, तो क्या फिर हम ये अज्यूम करें कि उसने डेप्रिसिएशन भी 10 पे कम ही चार्ज की होगी? तो हम डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों हो चुकी होगी? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में इस इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होने से सब्सिडी की बुक्स में अब सही डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेशन भी चार्ज हो गई होगी। हाँ 1 दिन का मसला है, और वो मसला शायद हम इसलिए रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेट भी नहीं है। नहीं रेट अगर होता तो फिर 1 दिन का भी मसला है। कौन सा 1 दिन? 1 जुलाई और 2 जुलाई, वैसे भी निग्लेजिबल, लेकिन मतलब पूरी स्टोरी इसकी क्या है, अगर ये एंट्री ना हुई होती, ये सेकंड एंट्री जो हमने रिवर्स की है, अगर सब्सिडी ने ना की होती, तो यकीनन यहाँ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट आपके जहन में आनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स अगर रेट फिर भी ना होता, लाइफ भी ना होती, तो आप कर तो ना पाते, लेकिन असूलन होना चाहिए। अगर एसेट बढ़ा रहे हैं आप, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब से कब तक? एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक। और अगर रिवर्स एसेट को कम कर रहे हैं आप, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। इस केस में जरूरत क्यों नहीं है? जो एंट्री हमने करनी थी वो सब्सिडी ने भी कर ली है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सही चार्ज हो गई होगी। लेकिन हमारा इस एंट्री पे एतराज बस क्या रह गया था कि ये एंट्री एक्विजिशन डेट पे हो जाए, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में ना हो। ठीक है, तो हमने कौन सी रिवर्स करके कौन सी रिकॉर्ड की? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो एंट्री हुई थी वो रिवर्स करके एक्विजिशन डेट पे कर दी। ठीक है, क्लियर है मेरी यहाँ तक बात? अब 1 सेकंड आंसर में है, जानना समझ गए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज? अब आपके ना आंसर में बस ये एक जो 10 लिखा हुआ ना, लिखा हुआ कहीं? सर जी ये तो बता दें यार, 6 तक तो कोई इतराज नहीं है, इस साल का सारा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन ही था, तो 6 में से एडजस्टमेंट होनी थी, तो ये यहाँ यकीन है यहाँ प्लस किया हुआ 10, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मतलब एक इकट्ठी वर्किंग कर दी गई है। आप 6 की बेस पर 1 मिनट वर्किंग करवा देना, एक दो जरा फिगर्स ठीक करना। 6 का 60% करें, 3.6 2.4, होपफुली आपने ऐसे ही किया होगा। और जब मैंने अभी एक एंट्री लिखी है, वो फिर अपनी एडजस्टमेंट्स में नीचे एक और एंट्री का इजाफा करना। कौन सी? बोल दे प्लान डेबिट, सीआरई और एनसी क्रेडिट बाय ₹6 एंड 4, तो मतलब उसका इफेक्ट कंबाइन ले लिया गया। इससे वैसे क्या होना है 6 और 4 से? रिटेन अर्निंग से बढ़ना ही है, सीआरई ने बढ़ना है, तो अब ठीक है इसे अलग लिखना, उसके अंदर मिक्स करना कोई जरूरी नहीं। मैं सिंपली शायद इस एंगल से लिखा हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो रिटेन अर्निंग 6 थी वो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होने के बाद 16 हो जाएंगी, 10 से बढ़ जाएंगी, तो वो इस एंगल से लिखा हो, लेकिन मेरा ख्याल से कंफ्यूजिंग सही है। क्या फिगर्स वही रहेंगी सर सीआरई एनसी की? तो वही रहेंगी सर, 3.6 लेंगे ना फिर यहाँ से आप सीआरई की वर्किंग करते हुए, और उसमें फिर क्या प्लस भी करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे?
अगर ये एंट्री 1 जुलाई को हो जाती तो बताएं फिर आप क्या क्या करते? सर कुछ तो करते, फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं करते। अगर 1 जुलाई को हो जाती तो इट इज अज्यूम्ड अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन कि डेप्रिसिएशन भी सही चार्ज, फिर हम कुछ ना करते। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में भी हम कुछ ना करते, रिटेन्ड अर्निंग्स है बनाए, जो हम जो रिटेन्ड अर्निंग उठाते 1 जुलाई के फॉर एग्जांपल एंट्री हो गई है, तो क्या हम जो रिटेन्ड अर्निंग उठाते उसमें फिर इसका ऑलरेडी इफेक्ट ना आ रहा होता? तो कुछ भी ना करने का मतलब क्या है? वाकई हम कुछ ना करते, हम सिर्फ एज इट इज फिगर्स उठाते। जिस तरह अगर इवैल्यूएशन हो गई है तो क्या सरप्लस बस आप एज इट इज उठा के कैंसिल आउट ना कर देते उसे? कैंसिल आउट इन एसेंस गुडविल की कैलकुलेशन में लिखते, जब हम फिगर्स एज इट इज उठाते तो उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? सर ये आ रहा होगा सर? अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ तो हमने कर दिया है। अगर एक्विजिशन डेट पे ये काम कर दिया गया होता तो फिर हम बहुत कुछ करते, इग्नोर करते। ये क्लियर हो गया प्लीज? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? चले सर, इस कंसोलिडेशन का आप कह सकते हैं एक फेज थोड़ा सा खत्म हुआ, तो इसका एक और फेज है जिसके बाद ही फिर मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे हम जा सकते हैं। तो आप इस तरह का पेज नंबर 243 में निकाल। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इसमें छोटी सी डिस्कशन अभी और है, वो पहले जरा मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद इसके और फर्दर क्वेश्चंस, क्योंकि जो बात है जो भी आनी है आपके सामने ये भी मिक्स होती है क्वेश्चंस में। जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज साथ मिल गए सारे? नहीं? जी सर जी, अभी हमने कंसोलिडेशन में क्या पढ़ा है? अभी तक हमने कंसोलिडेशन में क्या पढ़ा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन? पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशनशिप तब एस्टेब्लिश हो जाता है जब मोर देन 50% शेयर, more than 50% shares. One company has more than 50% shares of another company. So in that case, जिसके पास शेयर्स हो उसका नाम क्या बन जाता है? जिसके हो सब्सिडी। लेकिन मोर देन 50% शेयर से होता क्या है? कंट्रोल आता है। किसके पास किसकी डिसीजन मेकिंग का सारा कंट्रोल आता है? तो इन दैट केस इट इज रिक्वायर्ड कि पेरेंट और सब्सिडी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए। सेपरेट के साथ साथ क्या बनाए? कौन बनाए? लेकिन सर एक स्टोरी ये है, अब जरा पेज 243 जरा सामने रखें। एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट का भी है, सब्सिडरी की जगह वर्ड आ गया एसोसिएट। An entity over which an investor has significant influence rather than control and means not a subsidiary. कंट्रोल कब होगा? जब कंट्रोल होगा तो सब्सिडी हो जाएगी, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो देन सब्सिडी और पेरेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, देन फिर टर्म्स बदल जाती हैं। एक लाइन और जरा पढ़े, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब। नेक्स्ट लाइन, पावर टू कंट्रोल नहीं, power to participate in the financial and operating decisions of the investee but not control of those policies. Investee कौन है? देखिए इस तरह ये सिचुएशन इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है ए बी, कंपनी ए के पास मोर देन 20% बट लेस देन 50% अगर शेयर, किससे ज्यादा है किससे कम है? 50-50 भी नहीं है, लेस देन 50 है, 49.999 भी हो सकता है। तो इस केस में कंट्रोल नहीं होगा। अगर बाकी सारे शेयर होल्डर मिल जाए
तो डिसीजन मेकिंग उनकी होगी। लेकिन अगर ऊपर वाली सिचुएशन में मोर देन 50% शेयर हैं तो बाकी सारे शेयर होल्डर मिल भी रहे हैं, तो कंट्रोल किसके पास होगा? जब भी कभी किसी डिसीजन पे वोटिंग होगी तो सारा डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल पेरेंट के पास होगा। लेकिन अगर मोर देन 20% शेयर हैं, लेस देन 50% है, तो कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। ये समझ आ रहा है? नो कंट्रोल। अब जरूरी नहीं है कि बाकी अगर लोग मिल जाएंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में चली जाएगी। तो कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी आवाज में वजन होगा? ये भी नहीं कि आपके पास एक शेयर है, 10 को शेयर है, 0.5% शेयर है, शेयर्स आपके पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट शेयर्स कंट्रोल नहीं दे रहे आपको। लेकिन किसी भी मीटिंग में अगर आप कोई बात कर रहे होंगे तो इन शेयर्स की वजह से आपकी आवाज में ठीक ठाक एक वजन महसूस किया जाएगा कि एक मेजोरिटी शेयर होल्डर है। उस आवाज में जो वजन महसूस किया जाएगा वो वजन क्या कहलाता है? कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। आप इन्फ्लुएंस तो कर रहे होंगे और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं हो। एक वर्ड समझ आ रहा है? इसका किसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा? नहीं, पेरेंट अभी नहीं, अभी ए का बी से पेरेंट सब्सिडी वर्ड्स कर रहा है। हाँ जी, ए का बी पे इन्वेस्टर इन्वेस्टी, ए इज इन्वेस्टर, ए इज इन्वेस्टर, बी इज इन्वेस्टी। लेकिन इस इन्वेस्टी को फिर ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टर की एसोसिएटेड कंपनी, बी इज एन एसोसिएट ऑफ। अब क्या होगा? अब वो होगा, बैद खुदा का खौफ कर, अब वो होगा और वो भी होगा। अरे ये तो हो जाने दें। इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप कब बनता है? जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है? जब मोर देन 20%, लेकिन लेस देन 50% सिचुएशन हो। इन दैट केस पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं बनता, इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। आप इस तरह 243 पेज के स्टार्ट में जरा ये थोड़ी सी स्टोरी दोबारा अपने सामने रखें, लिख लें। अब हमारी जो डिस्कशन है वो कहां से कहां जा रही है? पेरेंट से, पेरेंट सब्सिडी के रिलेशनशिप से इन्वेस्टर एसोसिएट के रिलेशनशिप में जाती है। तो इन्वेस्टर का एसोसिएट पे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कुछ वर्ड समझ आ गया? बाकी इसमें बहुत सारी चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी हैं, कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो भी कोई खास ऐसे नहीं है जो शायद कोई नई बहस हो, उसी के अंदर अंदर ही बहस है। नोट कर लिया तो बता दीजिएगा। ठीक है सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, अब नेक्स्ट हेडिंग ढूंढना जरा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी भी किसने किसके शेयर खरीदे हैं?
तो क्या इन्वेस्टर इन शेयर्स की कोई एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? क्या इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश दिया तो कैश क्रेडिट, देना है तो पेबल क्रेडिट, शेयर्स दे दिए हैं तो शेयर कैपिटल प्रीमियम वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको वो इन्वेस्टमेंट नजर आएगी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखकर जरा एक दो लाइनें पढ़ना। An investor shall account for the investment in associate in its separate financial statements. इन्वेस्टमेंट अगर एसोसिएट्स में है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो नंबर एक किस मेथड पे रिकॉर्ड कर ले या किस पे रिकॉर्ड कर ले? एट कॉस्ट, जो उसकी कंसिडरेशन है। या ऐसे परेशान नहीं पढ़ते चल रहा है IFRS 9, ये बहस इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आएगी, एक क्वेश्चन मार्क लगा। या ये किसकी बात हो रही है और या हो रहा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर की बात हो रही है तो या वो किस पे रख ले? कॉस्ट पे, या IFRS 9 पे, या इक्विटी मेथड पे IAS 8 के मुताबिक। तो हम इंशाल्लाह कॉस्ट और इक्विटी मेथड अभी करेंगे और जो IFRS 9 है ये इंशाल्लाह बाद में। लेकिन एक सेकंड इस बात को जरा आगे थोड़ा सा ले जाए तो मैं सबको जरा इकट्ठा करता हूँ। देन अब आप ज़हन में लाएं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती हैं? जब पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप हो। यहाँ भी हेडिंग का मीनिंग ये होगा कि कोई इन्वेस्टर है जिसकी कुछ सब्सिडी भी है, एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज भी हैं, और देयरफॉर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी है। फर्ज करें अगर किसी इन्वेस्टर की सिर्फ एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है तो इन दैट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस में वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाएगा और उसमें उस इन्वेस्टमेंट को या कैसे मेजर करेगा? कॉस्ट, IFRS 9 या इक्विटी मेथड पे मेजर करेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेगी? ब्रैकेट पढ़। मींस इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर सब्सिडीज। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ वन सब्सिडी है, लेकिन क्या एक से ज्यादा सब्सिडीज भी हो सकती हैं? तो एक हो या एक से ज्यादा सब्सिडीज हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है। तो अगर एसोसिएट की बात हो रही है और बीच में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस इन्वेस्टर की कम से कम एक सब्सिडी होगी और एक इन्वेस्टमेंट इसकी किसी एसोसिएट में भी होगी। तो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी है तो नेक्स्ट लाइन पर तो फिर IAS 28 ये रिक्वायर कर रहा है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ने हमेशा मेजर होना है इक्विटी मेथड पे। मतलब मींस उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिला, उसमें क्या क्या चॉइस है? कॉस्ट मेथड भी हो सकता है, IFRS 9 भी अप्लाई हो सकता है और इक्विटी मेथड भी हो सकता है। अभी है क्या वो भी मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो वो बनेंगी कब? कोई सब्सिडी भी होगी, और अगर सब्सिडी के साथ साथ एसोसिएट भी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडी की कंसोलिडेशन वैसी होगी जैसे आपको पता है एसोसिएट की कंसोलिडेशन कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ किस मेथड से ही होनी है? इक्विटी मेथड से ही। ठीक है सर, रिपीट कर लें जरा यहां तक। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे करते हैं? कंट्रोल की जगह पावर टू पार्टिसिपेट तो करेंगे आप डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इस केस में अगर इन्वेस्टर की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसमें चॉइस है कॉस्ट, इक्विटी मेथड या IFRS 9। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नहीं, चाहे 50-500 एसोसिएट्स हों, कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसोसिएट का ट्रीटमेंट होगा जो होना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगी? जब कम से कम एक सब्सिडी होगी और उस सब्सिडी के साथ साथ कम से कम कोई एक एसोसिएट हो, तो फिर उस एसोसिएट की अकाउंटिंग उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे होगी? इक्विटी मेथड से। अभी जो इक्विटी मेथड आ गया, कॉस्ट मेथड आ गया, इससे परेशान होने की बजाय आप रजिस्टर खोलो।
पर अपने आप को जरा कॉम्पिटेंट महसूस करें। ये कॉस्ट मेथड और सेंटर में लाइन लगाने जरा कंपैरिजन हो जाएगा, इक्विटी मेथड। जी सर, किसी इन्वेस्टर ने किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की है, एंट्री बोल दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश, पेबल या शेयर कैपिटल क्रेडिट। बुक बंद कर दो, शेयर कैपिटल अपने वहां से देख के बता, और डेफिनेटली शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो काइंडली बुक्स रहो, काइंडली बंद कर। इन्वेस्टमेंट डेबिट जो दिया है वो क्रेडिट, जो नहीं दिया वो भी क्रेडिट। हाँ जी, जो नहीं दिया लायबिलिटी नहीं है, वो सामने है। जो नहीं दिया वो देना, नहीं जो नहीं दिया लेकिन देना। देन सर बाकी सारा कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट भूल जाए। आप ये बताएं, आपने ये एंट्री कर ली, अब आप किस डेट का वेट करेंगे? ईयर एंड पे क्या करेंगे? नहीं वो तो कंसोलिडेशन में होता है ना, वो सारी बहस सब्सिडी एक्सचेंज जैसे निकाल रहा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही, नो कंसोलिडेशन, सिंपल ये हो रही है। आपने एसेट रिकॉर्ड कर ली, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, अब आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? अब आप डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट का इंतजार करें, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने नसीब पे सब्र कर रहे। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो आप क्या एंट्री करेंगे? एक बीच में एंट्री की जगह छोड़नी है, जरा खाली जगह की एंट्री के लिए छोड़ दो। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट किस दिन करेंगे ये आप? ये तो कैंसिल हो जाएगी, वो देखते रहेंगे। ये अभी सिर्फ बहस कहां से हो रही है? एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात। तो कुछ फिगर्स और रिज्यूम करने का, लेट्स अज्यूम 100 मिलियन, मिलियंस पे लगता है जगह शायद कम हो, लेट्स से मिलियंस में फिगर 100 मिलियन डिविडेंड 5 काफी, चलो 10 से। किस दिन ये एंट्री करेंगे आप? व्हेन डिक्लेयर्ड, जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट या इनकम क्रेडिट? रिसीवेबल की क्रेडिट, पैसे मिलने से रिसीवेबल खत्म होगा या इनकम बढ़ जाएगी? इनकम तो कब बढ़ गई थी? जब अर्न हुआ था, जब डिविडेंड अर्न हो गया था। अर्न कब हो गया था? जब डिक्लेयर हुआ। कब आपका ये राइट बन गया था आपको पैसे मिले? जब डिक्लेयर हुआ। तो ये सर है कॉस्ट मेथड। फिर आप दोबारा किस दिन का वेट करेंगे? दोबारा कभी इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो,
इट मींस आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन का वेट करेंगे। तो प्लीज ये है कॉस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। ठीक है सर, अब आ जाए राइट साइड पे, लिखिए आप। जी सर, अब राइट साइड पर अगर आप इक्विटी मेथड, अब इक्विटी मेथड मींस नथिंग, जब आप पढ़ आगे चलेंगे तो आप एंट्री समझना, ये वैसे नाम रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहली एंट्री रिमेन्स है। क्या इसकी चॉइस है? मैं 1 सेकंड में सेपरेट पे चॉइस है सर, तो पहली एंट्री रिमेन्स है। ये ठीक है, नोट कर लीजिए। देन सर इक्विटी मेथड ये कहता है, कंसंट्रेशन अदर प्लीज। इक्विटी मेथड ये कहता है कि अगर एक अकाउंटिंग पीरियड सपोज कंप्लीट हो गया और एसोसिएट में प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा रिकॉर्ड करें। क्या ये कोई इलॉजिकल बात है? कॉस्ट मेथड ये कहता है कि प्रॉफिट की बेस पे अपने शेयर्स रिकॉर्ड ना करें। कब तक का वेट करें? जब तक डिविडेंड डिक्लेयर ना हो। लेकिन इक्विटी मेथड ये कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट, आप एसोसिएट ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, फर्स्ट करें 30 मिलियन प्रॉफिट अर्न किया, कैलकुलेटर बोलो, एसोसिएट ने 30 मिलियन प्रॉफिट अर्न किया है, सारा हमारा हो गया। हमारा शेयर सपोज है 40%, तो क्या 12 मिलियन प्रॉफिट का वो हिस्सा हमारा बनता है? किसने क्या कमाया है तो कितना हमारा बनता है? हाँ डेफिनेटली, अगर एसोसिएट का लॉस हो जाए तो लॉस में भी हमारा हिस्सा बनता है। हम शेयर होल्डर है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, नफे नुकसान में शेयर होल्डर। ठीक है सर, तब इस 12 को किस मेथड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? लेकिन इक्विटी मेथड में इस प्रॉफिट के शेयर को रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट इलॉजिकल? अब डेफिनेटली जब अर्न होगा, क्या कमाल लेने से हमारा प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा? क्या उसके बाद जब उस कमाए हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा तो फिर डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होगा? ऐसे ही है ना सर, पहले हम क्या करते रहे, हम क्या करते रहते थे, डिविडेंड इनकम डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड रिकॉर्ड करें। अब मैं डिविडेंड की बात नहीं भी कर रहा, डेफिनेटली डिविडेंड रिसीवेबल किस दिन डेबिट होगा? जब डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर एसोसिएट ने प्रॉफिट कमा लिया, 30 मिलियन प्रॉफिट कमाया, 40% शेयर आपका, तो क्या 12 मिलियन प्रॉफिट में से शेयर आपका हो गया है? मिल गया है? ये बात नहीं हो रही, हो गया है, हो गया है। देखिए अगर प्रॉफिट कमा लिया है तो क्या फिर उसमें से डिविडेंड मिलते हैं? क्या जरूरी है जितना प्रॉफिट उतना ही डिविडेंड होगा? लेकिन क्या अगर इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, कभी ना कभी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा में मिलेगा। अगर नहीं कहीं ना भी नहीं मिला, फाइनली कंपनी डिवाइड ना भी हो गई, तो उसमें से मिलेगा, वो हमारा, वो हमारा। हाँ फिलहाल उसमें से कितना मिलेगा? जितना डिक्लेयर होगा। बाकी भी बिजनेस में हमारा पड़ा सर, हमारा है।
तो प्रॉफिट में से हिस्सा हमारा है या डिविडेंड में से हिस्सा हमारा? दोनों में से हमारा। लेकिन फर्क क्या होता है इसमें? समटाइम्स कमाया ज्यादा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कम किया जाता है, बाकी प्लान होता है और एक्सपेंड करने में, फिर वो भी हमारा होगा, वो भी हमारा होगा। तो मैं अभी किस स्टेज पे खड़ा हूँ? डिविडेंड डिक्लेयर हो गया या प्रॉफिट अर्न हो गया? अभी ना लिखने की जल्दी ना करें, आराम आराम से पहले सुनो। प्रॉफिट अर्न हुआ, किसने कमाया? किसने उसमें से अपना शेयर ले लिया? ठीक है, पेरेंट बोला जा सकता है, लेकिन अगर पेरेंट बोलेंगे तो पेरेंट बोलते हुए आपके जहन में फिर दो चीजें आनी चाहिए कि ये पेरेंट सब्सिडरी की वजह से और एसोसिएट में भी इन्वेस्टमेंट। तो ये पेरेंट अगर एसोसिएट में इन्वेस्टर है तब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो फिलहाल भारत इस वक्त एसोसिएट के एंगल से बात हो, इन्वेस्टर ने एसोसिएट में जो अपना प्रॉफिट अर्न किया है उसकी रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। ठीक है सर? नहीं मतलब यहां तक अब ये बात समझ आ गई कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, प्रॉफिट अर्न हुआ, किसने प्रॉफिट कमाया? एसोसिएट ने, उसमें किसका हिस्सा है? इन्वेस्टर का। और कितने परसेंट है? फॉर एग्जांपल 40%। तो 40% हमारा बनता है 12। क्या ये 12 मिल गया है? क्या ये मिलना है? ये मिलना है, लॉन्ग टर्म हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह मिलना है। किसने कमा लिया तो हमारा ही है, एसोसिएट ने कमा लिया तो हमारा ही है। कोई एंट्री करवाए इसकी? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, क्या है? किस नेचर के हेड बना दिया आपसे पूछे बगारी शाह? अदर इनकम टाइप चीज है, जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ला। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस किसकी? इन्वेस्टर की, उसकी अपनी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पे कोई अदर इनकम टाइप चीज है। अब एग्जैक्टली किधर आनी है वो फिर मैं बताता हूँ। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किस नेचर का हेड बनाया मैंने? एक इनकम का हेड। क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया? डेबिट बताएं क्या करें? रिसीवेबल, प्रॉफिट रिसीवेबल, क्रेडिट हेड। जी जी, नहीं अब जो लिख रहे थे उनको मैंने रोका। क्या? सॉरी सॉरी, एसोसिएट है तो कंपनी आ गई बाय लॉ, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है मतलब। लेकिन क्या है आपका? सर मैंने कब कहा कि मिल गया? क्या आपका है? क्या आप कह सकते हैं कि इस 30 मिलियन में से 40% प्रॉफिट मेरा है? मैंने तो नहीं कहा कुछ, मैंने तो आगे कुछ बोला ही नहीं। क्या इसमें से मिल गया है? अभी आगे चलता है सर। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको अगर हम ये भी नहीं कह सकते एज अ शेयर होल्डर सर, अगर प्रॉफिट हो गया और अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि 40% मेरा है तो फायदा क्या शेयर्स का? बेच देते हैं। कम से कम इतना हक तो हम रखते हैं कि यार मेरा है। क्या वो मिल गया है? अभी आगे चलता है। क्या कभी ना कभी मिलेगा? अगर नहीं मिलना कभी ना कभी तो बेहतर उसको करके हम 10 ही कर देते हैं। क्या सिर्फ वही मिलना है जो डिक्लेयर हुआ है या फिलहाल वही मिलना है जो डिक्लेयर हुआ है? लेकिन क्या बनता हमारा 12 है, कमाया हमने 12 है, बाकी ठीक है 2 हमने इस वक्त बिजनेस में ही रखा हुआ है, बाद में ले लेंगे। ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है या शॉर्ट टर्म रिसीवेबल? इसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो डिक्लेरेशन में पता चलेगा। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्या ये भी पॉसिबल है 12 में से 12 ही हमें डिविडेंड रिसीव डिक्लेयर हो जाए? लेकिन रेयर चांस है वैसे। लेकिन ये कहना कि इसमें से कुछ भी डिक्लेयर नहीं होगा शायद, इतनी भी मायूसी रहने दें। तो इसमें कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिसीवेबल फिलहाल मिक्स है। लेकिन जिस वक्त ये प्रॉफिट अर्न हुआ है, अगर अभी मीटिंग नहीं हुई, डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई और उन्होंने डिसाइड नहीं किया इसमें से डिक्लेयर कितना करना, डिक्लेयर कितना करना, तो फिलहाल हमें नहीं पता कि इसमें से शॉर्ट टर्म रिसीवेबल कितना, क्योंकि वो ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि इस साल डिविडेंड नहीं देना। और अगर वो ये डिसीजन ले लें तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हैज नो राइट टू इंक्रीज द डिविडेंड और डिक्रीज रहने देते, डिक्रीज रहने देते।
Is it profit earned by the investor? Is it profit finally earned by investor? उस इन्वेस्टी ने अगर अर्न किया है तो इसकी कमाई होगी। क्या जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो शेयर होल्डर्स की कमाई है? कमाया किसने? वो तो कंपनी ने कमाया, हमारा कैसे होगा? कंपनी हमारी प्रॉफिट हमारा, तो किसने कमाया, किसका हो गया? एक रिसीवेबल प्रॉफिट है सर, अभी मिला नहीं है सर, डिक्लेयर भी नहीं हुआ, इसलिए डिविडेंड नहीं बोल रहा, बट प्रॉफिट बढ़ने का। नहीं समझ आ रही? एनी कंफ्यूजन? कितने से एंट्री कर रहे हैं? 12 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी समझ आ रहा है? उसे नहीं कहते हैं जो खास इंटरेस्ट के परसेंटेज पे आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं, इनके उनको वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ही उसकी, अगर कोई डिबेंचर खरीद रहा है, लोन दे रहा है तो लोन रिसीवेबल हो जाएगा। अब पहली ये दो एंट्री जो मैंने आपके सामने की है, इन दोनों को जरा इकट्ठा देखें सर। हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी ना अभी ना लिखे सर, अभी ना लिखें, क्या करिए मैं तो वर्ड्स बदलते नहीं सर, थोड़े से वर्ड्स मैंने चेंज कर दें, बाकी ठीक है। मैंने जो सेकंड एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया है, इसमें डेबिट क्रेडिट किया है, मैंने एक एसेट बढ़ाया और इनकम बढ़ाई। मैंने क्या बढ़ा के क्या बढ़ाया? रिसीवेबल के नाम से एक एसेट बनाया और इनकम बढ़ाई। तो एक मिनट जरा पहले बातें जरा इकट्ठी करना। पहली एंट्री देखना, पहला 100 मिलियन जो था ये आपने लगाया था, ये 100 मिलियन आपने एसोसिएट में लगाया था, और क्या ये 12 मिलियन फिर एसोसिएट से कमाया है? तो आपका एसोसिएट में टोटल कितना हो गया, सोचा जा सकता है सर? 100 मिलियन लगाने से आपका 100 मिलियन का एसेट बना, और क्या 12 मिलियन कमा लेने से अब आपकी इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन ही है या 112 मिलियन हो गई? इसका सोचा जा सकता है? कैसे? लगाया कितना, कमा कितना लिया? 112 हो गया। तो रादर देन कि ये रिसीवेबल एक अलग हेडिंग बनाई जा सकती है, लेकिन रादर देन सेपरेट हेडिंग और फिर उसे नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट अलग, रिसीवेबल इन प्रॉफिट रिसीवेबल अलग, सिंपली क्या किया जाता है, किसकी जगह क्या कर दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में किस हेड की जगह क्या उन हेड बना रहा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में क्या चीज चली गई, बार क्लियर है जी? मेरे इसे काटने की बजाय इस तरह करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और उसकी जगह हेड किस नाम से बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट। अब लिखें आप दूसरी, ये तब होगा जब इन्वेस्टी प्रॉफिट अर्न कर लेगा। जिस तरफ तो सोचना शुरू हो जाता है तो और बहुत कुछ लग सकता है। सिंपली क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट की, ईयर एंड आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट और रब के करम से एसोसिएट ने प्रॉफिट कमा लिया और आपका 40% शेयर था, देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह आपने 100 मिलियन लगा के 12 मिलियन कमा लिया, देयरफॉर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 112 मिलियन। तो सॉरी मैं इन्वेस्टमेंट बड़ी ऊपर ले गया। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट कर दी मैंने यार? क्या चीज किसमें शामिल होगी? मेरा ख्याल है प्रॉफिट जो कमाया वो मैंने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बना दिया। रिसीवेबल है ठीक है, लेकिन लगाया 100 मिलियन और कमाया 12 मिलियन, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट का हमारा बैलेंस 112 मिलियन। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कम हो गई? अगर हो जाता लॉस तो फिर कम भी हो सकती है। हजम नहीं सर?
अब इससे आगे मैंने वैसे ही जाते जाते आपके जहन में एक सवाल छोड़ना है, इसकी बात कर। अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, अब सपोज 12 हमारी प्रॉफिट है, उसमें से 10 डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन की क्या एंट्री होगी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। मेरी एंट्री जरा बोल के उठा, मैंने जो बोली डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और इन डिविडेंड इनकम क्रेडिट, नहीं मैंने तो ये बोली नहीं, जो मैंने बोली वो कंडीशन वो बोल रहा हूँ। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। मेरी इस एंट्री पे आपको क्या एतराज है? आपने कल बताना। आपने जो एंट्री बोली है ओ भाई यार ईंट रख ले यार, यार तो दाग मेरे ख्याल कोई 2-3 ही होनी चाहिए, बल्कि टूट जाएंगे मुझे लगता है। बस करो ही है, अगर बातें करनी साथ वाली चेहरे बैठ जाओ। तो मैंने कब कहा कि पढ़ाई के अलावा बात करता है? आज तक नहीं की। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा घर के लिए अब कुछ नहीं, आज आप इस तरह करें, ये जो कल थोड़े से पेजेस डिस्कस हुए हैं वो जिसमें डेफिट कंसिडरेशन वगैरह, तो थोड़ा सा इसे रिफ्रेश रखें, इंशाल्लाह अचानक गेम बड़े बड़े सवालों पे आ जाएंगे। सिर्फ मसला ये था कि बीच में ये एसोसिएट आ जाएगा, तो ये आने लगी बस सर इंशाल्लाह एक चंद दिन